Please subscribe my channel. नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हालावाद के प्रवर्तक महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी को आज अपन पढ़ेंगे। उनकी कविता है आत्मपरिचय, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इसका अध्ययन अपन करेंगे। उससे पहले कवि के बारे में और कविता के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये हालावाद है क्या। तो हालावाद के अंतर्गत वे सभी कविताएं आती हैं जिनमें हाल की दशा का वर्णन किया गया है। हाल की जो दशा है उसमें व्यक्ति आनंदित होता है और बंधनों से मुक्त होता है और किसी प्रकार की परेशानी, जो कहें कि सब टेंशन नहीं रहती है व्यक्ति को, क्योंकि जब बंधनों से मुक्त हो जाएगा तो व्यक्ति की जो टेंशन है, जो तनाव है, फ्रस्ट्रेशन जो है, वो समाप्त स्वतः ही हो जाता है। ठीक है ना। तो इनका जो जन्म है 1907 ईस्वी में हुआ। सन 2003 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। हालावाद के प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। और कालक्रम के हिसाब की बात करें तो जो उत्तर छायावादी युग है, वो छायावाद बोले तो मैं आपको बता दूं, छायावाद बोले तो 1920 से लेके और 1936 तक का जो समय है उसको अपन छायावाद के नाम से जानते हैं। और उसका जो उत्तर बोले तो बाद का जो समय है, 30 से 36 का जो समय है, 1930 से 36 का, उसको कहते हैं उत्तर छायावाद। ठीक है ना। तो वह कालक्रम इनकी कविताओं का रहा है। ठीक है ना। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। एक कवि थे, फारसी कवि थे उमर खय्याम, उनके जीवन से ये बहुत प्रभावित रहे। उमर खय्याम की जो रुबाइयाँ थी, बहुत प्रसिद्ध रुबाइयाँ रहीं। ठीक है ना। और उन रुबाइयों से प्रेरित होकर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा मधुशाला, जो कि हिंदी साहित्य में बड़ा ही प्रचलित रहा। ठीक है ना। और उस मधुशाला को अनेकों हिंदी प्रेमियों ने सराहना उसकी की। ठीक है ना। तो हालावाद की अनुपम कृति है मधुशाला। हाल की दशा का वर्णन है उसमें, और विभिन्न प्रकार की जो तनाव से मुक्त जो बातें हैं, कैसे रही जा सकती हैं, कैसे मानवता का विकास हो सकता है, ऐसा दृष्टिकोण मधुशाला कृति के अंदर मिलता है, जो कि बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है ना, जिसको कवि मंच पर बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई। कवि की विलक्षण प्रतिभा, इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रोमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्रेम को महत्व देते थे। उनकी जो काव्य कृतियाँ रहीं वो इस प्रकार हैं: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन, यामिनी। ठीक है ना। सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके तथा टूटी फूटी कड़ियाँ। इनकी जो आत्मकथा है उसको 4 खंडों में इन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा को। तो जो 4 खंड हैं उनमें प्रथम है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा। आगे अपन चर्चा करें। आत्मपरिचय जो कविता इन्होंने लिखी है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, इस कविता में अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध इन्होंने दिया है। सुख दुख को समभाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि कहता है कि स्नेह रूपी सुरा मीन्स होता है शराब,
स्नेह रूपी सुरा का पान ये करते हैं, अर्थात प्रेम रूपी शराब ये पीते हैं, ठीक है ना। और फिर उस प्रेम रूपी शराब के अंदर अपने जीवन में यह मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, ठीक है विद्यार्थियों, है ना। उसके बाद में इन्होंने अपनी कविता में कहा है कि वह नित्य अर्थात रोज नए नए संसारों का निर्माण करते हैं अपने कल्पनालोक में। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग और नए छंद का आभास होता है, अर्थात जीवन में जो विफलताएं मिली उनसे भी यह प्रेरित होते हैं, रुकते नहीं हैं, ठीक है ना। तो यही है कवि की जिंदा दिली, ठीक है ना, कि दुख होने पर भी बाधाएं नहीं हैं, अवरोध नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। और जब इनको कष्ट होता है, परेशानी होती है, रोना जब आता है, तो रोने के अंदर भी इनको राग की अनुभूति होती है, नए छंदों का आभास होता है। जो आपने अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह पाठ परिचय था। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले वीडियो में अपन कविता को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।